अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। तो नाज़रीन, आप सबको 78वां यौम आज़ादी मुबारक हो। और आज का व्लॉग बहुत ही अहम होने वाला है। हम बात करेंगे मीसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान और दीगर मामलात पर। तो सबसे पहले मुज़म्मिल साहब, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? आपको भी यौम आज़ादी मुबारक हो। काफ़ी ग्रीन ग्रीन लग रही हैं आज आप। खुशी है सर, खुशी तो भरपूर तरीके से मनाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मीसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान की जो तजवीज़ पेश की गई है वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से, तो आपको क्या लगता है कि ये सियासी जमातों के दरमियान इत्तेहाद पैदा कर सकेगा क्या? देखिए, मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान होना किससे है? हम्म। तहरीक इंसाफ के साथ। वो इमरान खान की मर्जी के बगैर हो नहीं सकता। देखिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो पहले मिसाक मईशत की भी एक तजवीज़ दी थी, और उसके बाद वो भी कोई मिसाक मईशत की तजवीज़ भी कोई काबिल कबूल तो इमरान खान को नहीं हुई थी। अब भी जब मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात करेंगे तो ये कहेंगे जाएँ अडियाला बात करें, तो अडियाला किसी ने बात नहीं करनी। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर या उमर अयूब में, अब उमर अयूब तो रहे ही नहीं, में इतनी हिम्मत नहीं कि माइनस इमरान खान को मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान दस्तखत कर दें। तो मुझे ये लगता है कि ये तजवीज़ जो है, आप कह सकते हैं कि माइनस पीटीआई तो शायद सारी जमातें साइन कर लें। मतलब उन्होंने तो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन किया हुआ है, चले जी। एमकेएम भी साइन कर लेगी। सवाल पीटीआई का है। पीटीआई नहीं साइन करेगी तो पीटीआई चूँकि मिसाक मईशत भी साइन करने को तैयार नहीं, मिसाक जमहूरियत भी साइन करने को तैयार नहीं, मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान भी साइन करने को तैयार नहीं, पाक भारत जंग के दौरान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करने को तैयार नहीं, मार्का हक में ताउन करने के लिए तैयार नहीं। तो तहरीक इंसाफ की अपनी एक सियासत है जिसमें वो कोई कौमी इत्तेहाद, कौमी यकजहती में यकीन नहीं रखते, नेशनल एजेंडे में यकीन नहीं रखते, मिलकर चलने में यकीन नहीं रखते। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ऐसी तजावीज़ देते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पीटीआई के अंदर किसी लीडर में इतनी हिम्मत है कि वो मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान दस्तखत करे। वो कहेंगे पहले अडियाला से कैदी को निकालो, और अडियाला से कैदी से किसी को निकालना नहीं। सर, आगे बढ़ेंगे और आपसे जानना चाहूँगी, आर्टिकल 191A 184(3) की रोशनी में चीफ जस्टिस ने आईनी बेंच की तश्कील का इख्तियार किस बुनियाद पर अपने पास रखा है? नहीं, अपने पास नहीं रखा। तो फिर एक कमेटी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की एक कमेटी है। वो आईनी बेंच के लिए भी एक अलग कमेटी है और ये अलग कमेटी है। वो कमेटी बेंच बनाती है। अब चूंकि उसमें ये इख्तियार मौजूद है कि चीफ जस्टिस जो है वो तीसरा मेंबर अपनी मर्जी का डाल सकते हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस का इख्तियार बढ़ जाता है, क्योंकि जब चीफ जस्टिस तीसरा मेंबर अपनी मर्जी का डाल लेते हैं तो वोट चीफ जस्टिस के हक में हो जाता है। वरना काजी फायज ईसा के दौर में तो हमने एक वक्त में देखा था कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने तो पूरी सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बना लिया था और चीफ जस्टिस डमी हो गया था। पहले ये बनाया गया कि चीफ जस्टिस की आमरीत है, लिहाजा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनाई गई। फिर ये लगा कि उस कमेटी अगर बगावत कर दे तो चीफ जस्टिस डमी हो जाएगा, उसकी को वो तो शायद सुप्रीम कोर्ट आ भी ना सके था। तो फिर ये रखा गया कि नहीं, चीफ जस्टिस को तीसरा मेंबर अपनी मर्जी का डालने की ज़रूरत होनी चाहिए। मेरे ख्याल में वो कमेटी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो आईनी बेंच के लिए अलग है, ये अलग है। वो बेंचेस बनाती है, उसमें ठीक है चीफ जस्टिस, तीसरा वोट चीफ जस्टिस के पास होता है, और वो कुछ बेंचेस जो हैं वो चीफ जस्टिस की मर्जी के बन जाते हैं, ये मैं ज़रूर मानता हूँ। लेकिन एक कहने को एक कमेटी मौजूद है, लेकिन अख्तियार चीफ जस्टिस के पास भी मौजूद है। तो मुज़म्मिल साहब, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत बेंचों की तश्कील का इख्तियार किसके पास है? क्या फुल कोर्ट की तश्कील इस एक्ट से मुतसादिम है? ठीक है, फुल कोर्ट कैसे बन सकता है? फुल कोर्ट तभी बनेगा जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी गएगी। उसकी कमेटी की इजाज़त के बगैर तो फुल कोर्ट नहीं बन सकता। वो फुल कोर्ट बनाने के लिए भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की इजाज़त चाहिए। वो किसी के फुल कोर्ट किसी केस की समाअत के लिए बनेगा ना, कि फला केस फुल कोर्ट सुन ले, तो वो कमेटी ये डिसाइड करेगी कि ये इस केस के लिए बेंच जो है वो फुल कोर्ट होगा। तो वो कमेटी डिसाइड करेगी। कमेटी में चीफ जस्टिस की अक्सरियत है तो चीफ जस्टिस डिसाइड करेगा। अभी चीफ जस्टिस की अक्सरियत ना होती तो फिर वो कमेटी डिसाइड कर लेती। लेकिन अभी चूंकि तीसरे मेंबर की सहूलत चीफ जस्टिस के पास मौजूद है कि वो अपनी मर्जी के जज को, सीनियरिटी को नज़रअंदाज करके तीसरा मेंबर नामजद करते हैं, तो वो अक्सर चीफ जस्टिस के हक में राय देता है। तो फिर एक चीफ जस्टिस की मर्जी तो चलती है। एक ख़त बारे आपसे जानना चाहूँगी, आईनी बेंच की तश्कील से मुत्तालिक ख़त के मुताबिक कमेटी का
किरदार क्या है, क्या डेफिनेशन है इसकी, और क्या जजेस की रेगुलेटरी जो कमेटी है उसको इख्तियार हासिल है? अगर कोई इख्तियार हासिल है तो उसको क्या इख्तियारात हासिल है? देखिए, बेंच बनाने का इख्तियार हासिल है, केस हम्म। समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार हासिल है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास, ठीक है ना। और उसको सुप्रीम कोर्ट में केसेस की आईनी बेंच की जो कमेटी है उसे आईनी बेंच के मामला देखने के हासिल है। जुडिशल कमीशन के पास आईनी बेंच बनाने का इख्तियार हासिल है। तो ये सबको अपने अपने इख्तियार हासिल हैं। आप कहेंगे कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने जो फुल कोर्ट का कहा था वो क्यों नहीं बना? वो तब इसलिए नहीं बना कि तब आईनी बेंच बन चुके थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट नहीं बन सकता था, क्योंकि वो तो फिर आईनी बेंच के जरिए बनना था ना। तो आईनी बेंच जब मौजूद है तो फिर आईनी बेंच उसका फुल कोर्ट है। सारे, या तो आप सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज आईनी बेंच में लाएं, फिर वहाँ फुल कोर्ट हो सकता है। मेरे ख्याल में इस 26वीं आईनी तरमीम को ज़रा समझने की भी जरूरत। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास बुलाने से कौन कौन से मुमकिना मनफी असरात पैदा हो सकते थे? पहली बात तो यह है कि फुल कोर्ट किसी आइन के तहत ही बुलाया जाएगा ना। मंसूर अली शाह साहब की ज़ाती ख्वाहिश के तहत तो नहीं बुलाया जाएगा। वो 26वीं आइनी तरमीम का फैसला फुल कोर्ट के तहत कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने और मुनीब अख्तर साहब ने एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनाई और उसके तहत उन्होंने ये किया। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो आइनी मामलात हैं वो तो आइनी बेंच के पास चले गए हैं। अब फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आइनी मामला तो नहीं सुन सकता। तो मेरे ख्याल में आपको अब समझना पड़ेगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के पास पाकिस्तान के आइनी मामला देखने का अख्तियार नहीं है। पाकिस्तान के आइनी मामला देखने का अख्तियार आइनी बेंच के पास है, जो जुडिशल कमीशन बनाता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है अब वो अख्तियारात नहीं रखता आइन के हवाले से जो कभी मौजूद होते थे। तो लिहाजा हमें समझना पड़ेगा कि 26वीं आइनी तरमीम ने फुल कोर्ट का तासुर या फुल कोर्ट का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया। ये जो कहा जा रहा है कि रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के ये जो केस में रिटायर्ड जनरल बाजवा एज अ गवाह पेश होंगे, तो इस बात में कितनी सदाकत है? आपको क्या लगता है कि वो पेश होंगे बतौर गवाह? देखिए, जो टॉप सिटी वाला मामला है ना, उसमें उनकी गवाही हो चुकी है, अब नहीं पेश होना। 200 गवाहियाँ रिकॉर्ड हो चुकी हैं। पहली बात आप समझें, जनरल बाजवा से टॉप सिटी वाले मामले पर ज़रूर पूछा गया था, क्योंकि वो मामला था जब जनरल फैज़ डीजीआई या डीजीसी के तौर पर मौजूद थे। बाकी जो जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ चार्जशीट है वो उनकी रिटायरमेंट के बाद की है, उस पर तो जनरल बाजवा का कोई अमल दखल नहीं है। देखिए, बहुत सारे काम जो जनरल फैज़ ने बतौर डीजीआई किए हैं, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ के कहने पे किए हैं और वो एक सिस्टम में, डोमेन में रह के उन्होंने वो काम किए हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मुझे नहीं लगता उनमें से किसी काम पर भी फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा होगा टॉप सिटी के अलावा, जो सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है। और उसमें भी चूँकि आर्मी चीफ ने ख़ुद को डिसोन कर दिया, लिहाजा वो हो रहा होगा। बाकी जनरल फैज़ ने बतौर DGISI जितने भी काम किए हैं, उनमें से किसी पर भी फील्ड कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है जो काम उन्होंने रिटायरमेंट के बाद किए हैं, जो उन्होंने आसिम मुनीर का तख्ता उल्टने की कोशिश की है, या जो हमारे पास हाशिम डोगर साहब ने कहा कि उन्होंने कोई वो किया, अडयाला जेल में वो जो पैगामात थे, कराया उन्होंने आर्मी चीफ बनने के लिए। या जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए, तो उनके खिलाफ जो साजिशें की गई, जो 2024 के इंतखाबात में फैज़ साहब ने किया, या 9 मई में जो फैज़ साहब का रोल है, ये सब काम उन्होंने रिटायरमेंट के बाद किए। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि जो काम जनरल फैज़ ने रिटायरमेंट के बाद किए हैं, उन पर उनका फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है। जो काम उन्होंने बतौर DGISI किए हैं, उन पर कोई फील्ड कोर्ट मार्शल नहीं हो रहा। वो फौज के सिस्टम में उनको तहफ़्फ़ुज़ आते हैं। यानी एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो उनकी जानिब से किए गए हैं इक़दामात, काम, प्लानिंग और साजिशें, उस पर उनका देखिए, आज का DGI भी काम कर रहा है, आज का DGC भी काम कर रहा है। इस तरह तो कल आज के DGI और DGC का भी फील्ड कोर्ट मार्शल हो जाएगा? नहीं। जो काम आप इन सर्विस करते हैं, वो अगर उस वक्त की चेन ऑफ कमांड के अहकामात के मुताबिक करते हैं, तो फिर उन पर कोई एतराज़ नहीं है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, जब जनरल फैज़ कोर कमांडर बहावलपुर थे, तो वो बतौर कोर कमांडर बहावलपुर 3 दफ़ा इमरान खान को मिले। जब उनसे ये इन्वेस्टिगेशन की गई कि आप 3 दफ़ा इमरान खान को बतौर कोर कमांडर बहावलपुर क्यों मिले, तो उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए कि मुझे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कहा कि आप जाके खान साहब से मुलाकात करें।
मैं आर्मी चीफ की हिदायत पर मिला, लिहाजा इस बात पर कोई फील्ड कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। वो आर्मी चीफ की हिदायत पर जो भी काम कर रहे थे उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, चेन ऑफ कमांड में आर्मी चीफ किसी को भी किसी को मिलने को कह सकता है। लिहाजा मैं नहीं समझता उन मुलाकातों पे फील्ड कोर्ट मार्शल होगा। फील्ड कोर्ट मार्शल उन मुलाकातों पे होगा जो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद की हैं, जब जब आसिम मुनीर आर्मी चीफ थे और वो कोई फ़ौज के निज़ाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। तो इस फ़र्क को समझें। तो मुझे ये लगता है कि 200 गवाह हो चुके हैं, बस अब फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। क्या सराइयों का मौसम फैसला नहीं कब है, तक आ सकता है? जल्द फैसला आ जाएगा। मेरे ख्याल में कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी हैं फ़ौज में, कुछ आगे सिस्टम भी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जब 9 मई के मुकदमात के फ़ैसले आने शुरू हुए हैं तो फ़ौज पर दबाव है कि जनरल फैज़ के फील्ड कोर्ट मार्शल को का भी फैसला किया जाए। मेरे ख्याल में वो फैसला जल्द आ जाएगा। तो मुज़म्मिल साहब, बहरिया टाउन के 40,000 से ज़ायद मुलाजमीन हैं और ये इतलात सामने आ रही हैं कि 75% से ज़ायद जो मुलाजमीन हैं उनको फारिग कर दिया जाएगा। तो मलिक रियाज साहब का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? मैं बहरिया टाउन का मुस्तकबिल नहीं देख रहा। देखिए मेरी बात सुनें, ये मुलाजमीन नई जो बहरिया टाउन की इंतज़ामिया होगी वो हायर कर लेगी। अब ये देखने की बात है कि बहरिया टाउन की नई इंतज़ामिया कौन होगी। ये निज़ाम जब मलक रियाज साहब से कोलैप्स कर देगा, जब मलक रियाज बहरिया टाउन का निज़ाम नहीं चला सकेंगे, जब वो लोगों को वहाँ सहूलियात नहीं दे सकेंगे, उनका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, तो फिर बहरिया टाउन को कौन टेक ओवर करेगा? बहुत सारे लोगों की राय थी कि डीएचए टेक ओवर कर लेगा, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक चूँकि बहरिया टाउन पे डेट इतना ज़्यादा है, कर्ज़े इतने ज़्यादा हैं, लायबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि डीएचए उसको टेक ओवर करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कि डीएचए का ख्याल है कि सब लोग फिर डीएचए से पैसे मांगने शुरू हो जाएंगे कि आपने बहरिया टाउन ले लिया है तो ये मुतासरीन को भी आप एडजस्ट करें, वाजबात भी आप दें। उन्होंने तो बिजली के बिल ही कई अरब रुपए के देने हैं। मेरे ख्याल में कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टाइप चीज़ ऐसी कमेटी बनेगी जो बहरिया टाउन को टेक ओवर करेगी और ये मलक रियाज साहब से इसका इंतज़ाम चला जाएगा। और मलक रियाज साहब खुद भी अब इस इंतज़ाम को देना चाहते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि नई इंतज़ामिया बहरिया टाउन की कौन सी आ रही है और वो इस निज़ाम को कैसे चलाएगी। आखिर में आपसे जानना चाहूँगी, दावा किया जा रहा है कि बाजोड़ में जो अस्करी ऑपरेशन जारी है उसकी वजह से 1 लाख से ज़ायद जो अफराद हैं वो बेघर हो चुके हैं। तो क्या हुकूमत की जानिब से जो इनको इमदाद फराहम की जा रही है वो काफ़ी नहीं है? देखिए ये बात ठीक है कि वहाँ 1 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं, क्योंकि अगर वो 1 लाख लोग बाजोड़ खाली ना करते तो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ही नहीं हो सकता था। वो तो आबादी के बीच में बैठे हुए थे जी। और अगर आप करते तो कोलेटरल डैमेज हो जाता। वहाँ 10 दिन जिरगा हुआ, 10 दिन जिरगा नाकाम हो गया दहशतगर्दों को साथ बातचीत करने में अमन मुआहदे पे। तो उसके बाद फ़ौज ने उन्हें कहा कि जो आम शहरी हैं वो इलाका खाली कर दें, हम ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दों से इलाका क्लियर करके आपको वापस बुला लेंगे। मेरे ख्याल में ये चंद दिनों का खेल है, चंद दिनों में बाजोड़ क्लियर हो जाएगा। इस वक्त वहाँ ऑपरेशन शुरू हो चुका है, कर्फ्यू है, सब कुछ है, खबरें इतनी नहीं आ रही हैं, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि बाजोड़ में इस वक्त बहुत सीरियस ऑपरेशन हो रहा है। जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं मुझे लगता है चंद दिन में ये वापस चले जाएंगे, लेकिन इन डिस्प्लेस लोगों को की मदद करना, इनको आबाद करना केपी हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्या गंडापुर ये काम कर रहे हैं? मेरे ख्याल में नहीं कर रहे, उनको ये काम करना चाहिए। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। हमें दीजिए इजाज़त और हाँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने कीमती फीडबैक से आगाह कीजिएगा।